Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar and I hope you all are doing well. So in this today's session, we are going to discuss about some important MCQs for the CDS exam. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड एज आई ऑलवेज सेड कि हमारे जो कोशिश रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है कि हम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. और बेसिकली हम एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते, हम कई क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन रहता है बट उससे रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सभी को साथ साथ करते हुए चलते हैं. तो यही हमारी कोशिश रहती है इन सेशंस के अंदर. ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, अबीपीडिया की तरफ से कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है. इस कोर्स के अगर मैं अंदर बात करूं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी तो देखिए, कोर्स के अंदर सबसे पहले बात करें तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. और ये स्पेसिफिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार किया गया है ताकि आपको कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो मिल सके. द सेकंड थिंग इज लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. इसका मतलब ये है कि अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देखना चाहें कभी भी तो आप वो देख सकते हैं कहीं पर भी आप हो. एंड द सेकंड जो पॉजिटिव चीज़ है वो क्या है कि आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे. का मतलब यह है कि अगर बीच में कहीं पे भी किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो उस केस में वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट बात करें, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे. स्पेसिफिकली अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिससे संबंधित आपको डाउट है तो सेम आपको जो डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे उनके अंदर गाइडेंस और जो भी प्रॉब्लम है उसको आपका सॉल्व किया जाएगा. एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपको जो गाइडेंस है एग्जाम के लिए दी जाएगी, किस तरह से आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है. उसके अलावा मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर जो है आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे. मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपको एक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, किसका, एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा. उसके अलावा फ्री मेंटरशिप आपको मिलेगी. आप इस कोर्स को अवेल करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं. कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर भी आप कॉल कर सकते हैं जो कि 7837773651 है. तो यहाँ पर भी आप कॉल करके इस कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा जो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे. पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं. मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको आएगा, बट यस ये टॉपिक्स वो हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं. तो उस वहीं से हम आपके लिए क्वेश्चन जो है लेके आए हैं. तो एज यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, और ये आपका टॉपिक आता है इंडियन ज्योग्राफी में जो रिवर सिस्टम्स आते हैं जिसमें आपने गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं. ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर सब कैटेगरी आपकी है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला, तो वहां पे आप पढ़ते हैं. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर. पहली स्टेटमेंट है कि क्या कह रही है कि इट इज नोन एज द यार्लंग इन चाइना. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये है. सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी इट ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश रेंज अंडर द नेम ऑफ बुरी दिहंग. ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी वो है कि सदिया इज अ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश वेयर द रिवर एंटर्स इन इंडिया. ठीक है, तीन स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है. नीचे आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3. तो हम क्या कोशिश करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए. हम साथ साथ में ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए, जो हमारे जो सिलेबस में हमें होनी चाहिए या फिर हमने पढ़ी भी होनी चाहिए. तो पहली चीज़ क्या है कि अगर आप देखें तो जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हमें यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो रिवर्स होती है ना, रिवर्स जो फिजिकल बाउंड्री होती है, या सॉरी मैं कहूँ कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होती हैं किसी कंट्री की, उसी के अंदर कन्फाइंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ है रिवर. ठीक है, तो इसको नहीं पता, रिवर को नहीं पता कि पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है इंडिया की या चाइना की क्या है, पाकिस्तान की क्या है. तो रिवर जो होती है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री, कई कंट्रीज में भी जो हो सकता है रिवर उसके थ्रू होके गुजरती हो.
अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ पर जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, हमारी ये जिसकी हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो अगर इसका लिटरल सेंस में अगर हम चले जाएं तो वो कह रहे हैं कि जो रिवर है वो क्या है, ब्रह्मा का पुत्र है, ठीक है, उस नाम पे ये रिवर का नाम देखने को मिलता है। बट क्या आपको लगता है कि यही नाम जो होगा उस रिवर का चाइना में भी होगा? चाइना जो है दे डोंट फॉलो हिंदू रिलीजन, या फिर जो भी आपका जिस धर्म से संबंधित नाम है, ठीक है, तो उसी तरह से तिब्बत की बात करें वहां से गुजर रही है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का ये कि जो अलग अलग रिवर्स होती हैं उनके नेम डिफरेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, इसीलिए ये आपकी जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट बनती है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको यारलंग त्सांगपो के नाम से चाइना के अंदर जाना जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश रेंज अंडर द नेम ऑफ बोरीदिहिंग, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रिवर है ना ब्रह्मपुत्र, ये चामयुंगडुंग इस ग्लेशियर से होकर निकलती है नियर द मानसरोवर लेक, ठीक है। तो आपकी जो ये सेकंड स्टेटमेंट है वो वहां पर गलत हो जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपकी गलत रहेगी। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सदिया इज अ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश जहां से ये रिवर एंटर करती है इंडिया के अंदर, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। इसको हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर है आपका चामयुंगडुंग ग्लेशियर, और वहां से ये जो रिवर है अंडर द नेम ऑफ यारलुंग त्सांगपो के नाम से निकल रही है। तिब्बत में इसमें सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, और ये तिब्बत से होते हुए लहासा यहाँ पे दिख रहा है आपको, लासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत, वहां उसके नियर बाय वहां से निकलते हुए फिर ये आपका यहाँ जहाँ पे इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सदिया टाउन है जहां से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है। और वहां से जब ये सदिया के अंदर एंटर करती है फिर आगे जाकर इस रिवर का जो नाम है आपको जो ब्रह्मपुत्र है एज ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस रिवर का पूरा कोर्स रहेगा, उसके बाद ये जाएगी ब्रह्मपुत्र से, फिर ये आपकी बांग्लादेश के अंदर चली जाएगी, वहां जाकर फिर जो रिवर का नाम है वो डिफरेंट हो जाएगा और फिर डायरेक्टली जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। तो इस तरह से इस रिवर का जो पूरा कोर्स है वो रहता है। तो जो हमारी तीसरी स्टेटमेंट हुई सदिया वाली, वो भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? आंसर ए विल बी द राइट आंसर, सॉरी आंसर बी, मतलब कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है ना, बीच वाली है वो गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर बी मतलब 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। हमने 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर ही पढ़े हैं, ठीक है, कि हमारे जो रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है उसके बाद वो इंडिया चाइना से होते हुए इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिवर है, हाँ, इस रिवर के अंदर एक और खास बात क्या है ना, वो भी आपको जाननी जरूरी है कि ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसका जो जितना ये अपने साथ जब ये बह के आती है तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल जो है, डेब्रिस जो सिल्ट है, इन सब चीज़ों को लेके आती हैं जो पानी के अंदर घुला मिला होता है। और यहाँ पे जो स्लोप है ना, आफ्टर एंटरिंग द असम प्लेन, ठीक है, गुवाहाटी और असम वाला जो हिस्सा है वहां से जब ये बहती है तो बिल्कुल प्लेन एरिया में, मतलब जो स्लोप है बिल्कुल जेंटल है, ठीक है, तो बहुत सारा डिपोजिशन वहां पे देखने को मिलता है। और ये थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पे सारी डिपोजिशन ये करती रहेगी, और जब डिपोजिशन करेगी तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिवराइन आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्या चीज बात कर रहे हैं, रिवराइन आइलैंड्स। ये रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? वो आइलैंड जो कि रिवर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जनरली जो आइलैंड्स होते हैं वो आपको ओशंस में देखने को मिलते हैं ना, आइलैंड इज अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स ना। बट ये रिवराइन आइलैंड्स जो है वो आपको रिवर के अंदर देखने को मिलेंगे, एज नाम से ही क्लियर हो रहा है। और उसके बाद इन आइलैंड्स का नाम भी है जिनको बोलते हैं मजोली आइलैंड्स, ठीक है, वेरी फेमस मजोली आइलैंड्स। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ये 2-4 चीजें आप और एक्स्ट्रा याद रखेंगे, आपके एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। गालवान वैली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है कि जो गालवान वैली है इट इज लोकेटेड बिटवीन द लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, द लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कराकोरम रेंज, and the third statement is Karakoram range forms India frontiers with Pakistan and China. Which of the following statement जो है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शंस में से आपको बताना है।
तो देखिए गालवान और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 2020 के अंदर इन द ईयर ऑफ 2020 गालवान क्लैशेस हुई थी, ठीक है। गालवान क्लैशेस क्या है, देखिए हमारी LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में क्लैशेस हुई थी 2020 के अंदर, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो बॉर्डर है बहुत ही पुअरली डिमार्केटेड है, ठीक है। काफ़ी सारे हिस्टोरिकली अगर एस्पेक्ट देखेंगे तो हमें काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा किस तरह से बॉर्डर जो है वहाँ पे डिसाइड हुआ और किस तरह से इंडिया और चाइना वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। बट खैर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे पास में। तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या देखने को हमें मिला था कि 2020 में वहाँ पे गालवान क्लैशेस हुई थी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो नंबर है वो कंसिडर किया जाता है कि 20 के अराउंड जो इंडियन सोल्जर्स है वो शहीद हुए थे। और चाइना ने अपना जो नंबर है वो डिस्क्लोज नहीं किया है, और डेफिनेटली वहाँ पे चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनकी भी जो है उनकी मौत हुई थी वहाँ पे। तो ये चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है कि वहाँ पे जो गालवान वैली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर वहाँ पे क्लैशेस हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर जो है गवर्नमेंट के ऊपर ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि चाइना ने हमारी बहुत सारी जो ज़मीन है उस एरिया में कैप्चर कर ली है, ठीक है। काफ़ी सारे स्क्वायर फुट जो है वो चाइना ने कैप्चर कर लिया है। अभी ये इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है क्योंकि अभी जो इंडिया और चाइना की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो 2020 से पहले सिचुएशन थी वही दोबारा से रिस्टोर कर दी जाएगी। और ये जो सिचुएशन आई है ये आप देखेंगे 4 साल बीतने को आ रहे हैं, इस बीच में मल्टीपल मीटिंग्स हुई है, 20, 30, 25 इतनी अलग अलग तरह की मिलिट्री की मीटिंग्स अलग हुई हैं और जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स है वो अलग हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिचुएशन पे बात आई है कि जो 2020 से पहले या उस टाइम तक की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से चाइना पीछे हट जाएगा, और वहां जहां पे ऑलरेडी पेट्रोलिंग चल रही थी, मतलब 2020 में जिस हिसाब से चल रही थी और जो डिमार्केटेड जो जगह थी उस हिसाब से वहां पे उसको बॉर्डर मान लिया जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि इंडिया ने कह दिया था कि हम तब तक चाइना से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे जब तक बॉर्डर के जो इश्यूज हैं उसको रिजोल्व ना किया जाए। तो फाइनली चाइना ने वो उस चीज़ पे एग्री किया है और अब जो चाइना है वो पीछे हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये जो आपका टॉपिक है या फिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। सो बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आपको बताना है इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पहली चीज तो क्या कि द गालवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। तो हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आपको जो वो गालवान वैली है वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है। किस तरह से कि एक्चुअली में जो आपका लद्दाख है वो आपका वेस्टर्न साइड में पड़ेगा और अक्साई चीन आपका ईस्टर्न साइड में पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड का जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका अक्साई चीन वाला पार्ट है, ठीक है। और उससे वेस्टर्न साइड में जो हिस्सा है वो लद्दाख का एरिया है, क्योंकि वहीं पे ये चीज जो है हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाती है। दूसरी की अगर बात करें, द लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कराकोरम रेंज, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम बात करें कराकोरम रेंज के बारे में तो आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपकी ये कराकोरम रेंज आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कराकोरम रेंज नजर आ रही है और यहीं पर आपका जो क्या है आपका लद्दाख प्लेट्यू वाला जो हिस्सा है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी कि लद्दाख प्लेट्यू लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कराकोरम रेंज, ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। तो इस साइड में आपको लद्दाख वाला जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की कि कराकोरम रेंज फॉर्म्स द इंडिया फ्रंटियर विद द पाकिस्तान एंड चाइना, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो ये जो रेंज है ना आपकी आगे तक जा रही है, ठीक है। यहाँ से पूरी रेंज आपको जो कराकोरम रेंज है पूरी नीचे तक नजर आएगी, इस तरह ये रेंज जो है आपकी बन रही है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, और नीचे के हिस्से की बात करें तो यहाँ पे आपका, अगर मैं एक्चुअली में आपको बताऊं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ऑल्दो इंडिया उस बाउंड्री को नहीं मानता, बट प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया और जो चाइना है उनके बीच में यहाँ पे आपको बाउंड्री देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये इंडिया का मैप है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट पब्लिश करती है। इंडिया के हिसाब से ये हमारा जो मैप है ऑफिशियल मैप हमें देखने को मिलता है। बट एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्चुअली में क्या नजर आता है कि ये इधर का हिस्सा इट इज
उधर का जो है वो आपका पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ठीक है। तो प्रेजेंटली अगर एक्चुअल जो केस है उसकी अगर बात करें तो यस, ऊपर की तरफ पाकिस्तान के साथ बाउंड्री और नीचे की तरफ में चाइना की तरफ बाउंड्री जो है वो काराकोरम रेंज के बीच में बन रही है, ठीक है। एक तरफ चाइना हो जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान हो जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी वो भी आपको सही देखने को मिलेगी। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो जो डी होगा आंसर वो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ओके, गालवान वैली जो है वो लोकेट करती है कहाँ, लद्दाख और वेस्ट, और अक्साई चीन जो है ईस्ट की तरफ में, लद्दाख प्लेट्यू जो है वो लाइज करता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, वो हमने इमेज में देखा। और थर्ड चीज जो है वो कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है, वो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है आपका ला नीना और एल नीनो के बारे में, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा कि जो मॉनसून है उसमें काफी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है। फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि मॉनसून कई बार हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, कई बार हमें वीक देखने को मिलती है। जनरली वो आपकी नॉर्मल रहती है, ठीक है। बट इन द आफ्टर एवरी 3 to 4 ईयर 5 ईयर कई बार जो है मॉनसून जो है मतलब रेनफॉल जो है वो कम होती है, कई बार वो ज़्यादा होती है। तो वो कंसेप्ट क्या है, क्यों वो होती है, वो सारा ये एक वन ऑफ द रीज़न जो है वो आपका एल नीनो भी है, ठीक है। इसको एल नीनो एनसो के नाम से भी जाना जाता है। एनसो का मतलब क्या है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑसिलेशन मतलब, और सदर्न ऑसिलेशन का मतलब ये है, ऑसिलेट जो शब्द है उसका अर्थ है कि किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह ऑसिलेट करना। ऑसिलेट इन द सेंस कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से मूव करना, दैट इज ऑसिलेशन। और सदर्न लगा है, दैट मीन्स कोई ऐसा एरिया है जो कि साउथ में लाई करता है, सदर्न एरिया में लाई करता है, तो उसकी बात हो रही है। हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद हम जो है इस टॉपिक को भी देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है। स्टेटमेंट है आपकी, द ला नीना is the cool phase of El Nino southern oscillation, first statement. And the second statement is the La Nina event happens when ocean surface water cool along the Pacific Ocean, Pacific coast of the South American tropics. तो दो स्टेटमेंट है आपकी, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद भी इसका आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे, मतलब आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए होता क्या है ना कि आपका जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में सदर्न साइड मतलब साउथ ऑफ द इक्वेटर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम या ज़्यादा होता है। किस तरह से, देखिए आपका जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है हम साउथ अमेरिका जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी इक्वेटर गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे एक करंट चलती है। करंट इन द सेंस, करंट मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर्स में बताया होगा। करंट मतलब होता है कि वाटर की मूवमेंट होगी, ओशन वाटर की मूवमेंट होगी, एंड दिस मूवमेंट इज द परमानेंट मूवमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि साल के 1-2 दिन ही आपको देखने को मिलेगी, परमानेंट मूवमेंट है, मतलब एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगी। दैट इज नोन द थिंग, वो जो होती है चीज उसको बोलते हैं आपका ओशन करंट, ठीक है। तो ये ओशन करंट है, इसको बोलते हैं पेरुवियन कोल्ड करंट। पेरुवियन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी कंट्री पड़ती है पेरू, उसकी वजह से उसका नाम है पेरुवियन कोल्ड करंट। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, ये आपका ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को मान के चलिए। होता क्या है ना, देखिए कि हमारे जो इक्वेटर लाइन है उसके पास क्या होता है, ट्रेड विंड्स की मूवमेंट होती है। ट्रेड विंड्स की मूवमेंट मतलब कि इस तरह से जो विंड्स हैं वो आपकी उनकी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये विंड्स क्या करती हैं, जो यहाँ पे इक्वेटर मतलब पेरुवियन कोस्ट या फिर साउथ अमेरिका में पेरुवियन कोस्ट के पास जितना भी गर्म पानी होता है उसको मूव करती हैं और इस डायरेक्शन में लेके जाती हैं, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में लेके जाती है तो होता क्या है कि वो सारा पानी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास वहां पे आपको लो प्रेशर एरिया जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। लो प्रेशर क्यों नजर आएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए अगर यहाँ से वार्म वाटर और वार्म एयर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो वार्म एयर या फिर वार्म वाटर क्या करेगा, जहां पर वो जाएगा वहां पे लो प्रेशर एरिया कन्वर्ट करेगा, उस एरिया को लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट करेगा। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एयर प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से वार्म वाटर जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ को मूव किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स।
अब जब यहाँ पे वो मूव किया तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर जाकर आपका लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर एरिया बनेगा, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा जो एयर होगी, जो विंड्स होगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, असेंड करेंगे, ठीक है, आसमान में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगी तो उसके बाद आसमान में जाने के बाद जब वो कूल डाउन होगी ऊपर जाकर, पहली बात तो यहाँ पे बारिश करेगी और दूसरा वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो इसी तरफ चली जाएगी, मतलब इंडियन ओशन की तरफ को, और एक आपकी अगेन पैसिफिक ओशन में ही जो अमेरिका है उसके पास, साउथ अमेरिका है, पेरुवियन कोस्ट जहां से वो चली थी वहां पे वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, ये जनरली ऐसा होता है। ठीक है, मतलब जनरली आपको ये चीज देखने को मिलती है। अब इस सब बीच, इन सब चीजों के बीच में हमारा पेरुवियन जो कोल्ड करंट है वो कहाँ से आई? वो ऐसे आई कि कई बार क्या होता है ना, ये जो आपकी पेरुवियन कोल्ड करंट होती है और जब ये ट्रेड विंड्स आपकी वीक हो जाएंगी तो ये जो मूवमेंट हो रही थी ना यहाँ से गर्म पानी की और हवाओं की ऑस्ट्रेलिया की तरफ को, वो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और जब वो मूवमेंट डिस्टर्ब होगी तो जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे आपका बन रहा था, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में, अब वो लो प्रेशर एरिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर या फिर वहां पे नहीं बनेगा, अब वो लो प्रेशर एरिया यहाँ पे साउथ अमेरिका में ही बनेगा। ठीक है, अब अगर लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनेगा, दैट मीन्स जो बारिश या फिर जो वेदर एक्टिविटीज जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही थी वो अब आपकी साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये चीज ऑसिलेट करती है, मतलब एक बार यहाँ पर देखने को मिलेगी, कुछ सालों बाद यहाँ देखने को मिलेगी, कुछ साल बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये लो प्रेशर एरिया जहाँ पे होगा, ऑब्वियसली लो प्रेशर एरिया जो होगा वो उस जगह के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया होगा तभी बारिश होगी। ठीक है, बारिश होगी तभी वहाँ पे जो प्लैंकटन वगैरह है वो डेवलप होंगे, और प्लैंकटन होते हैं फिशेस के लिए खाना। तो साउथ अमेरिका में अगर वहाँ पे प्लैंकटन वगैरह डेवलप होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी फिशेज आएंगी और फिशिंग का बिजनेस उनका अच्छा चलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट काफी ब्रॉड है, बट मैं आपके सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए आपका यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये कंसेप्ट तो हो गया आपका पैसिफिक ओशन में, है ना, लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है या फिर साउथ अमेरिका में बन रहा है, बट ये चीज हमारे इंडिया को कैसे रिलेट करती है? तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि ट्रेड विंड्स जब यहाँ चलती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ को, लो प्रेशर एरिया बनाएंगी, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा, पानी ऊपर इवेपोरेट होकर उठेगा, यहाँ पे बारिश करेगा, और जो विंड्स होंगी वो दो पार्ट्स में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। एक तो चलेगी वापस अगेन साउथ अमेरिका की तरफ को, और एक यहाँ पर जाएंगी कहाँ, इंडियन ओशन की तरफ को। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है, ये यहाँ से मूव की और यहाँ पे इंडियन ओशन की तरफ को चले जाएंगे। तो जब ये इंडियन ओशन की तरफ जाएंगे तो होगा क्या कि इंडियन ओशन के इस हिस्से में, यहाँ पे देखिए इंडियन ओशन के इस हिस्से में क्या होगा, आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हवाएं वहां से उठी थी, गर्म हवाएं, और वो अगेन इंडियन ओशन की तरफ को मूव की। तो इंडियन ओशन में अगेन आपका इंटेंस लो प्रेशर जो है वो बनेगा। अगर इंटेंस लो प्रेशर इंडियन ओशन में बनेगा तो क्या होगा, वो हमारे यहाँ की जो मॉनसून है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। क्योंकि देखिए डायरेक्टली क्या होता है ना, अगर मान लीजिए इंडियन ओशन में जो हवाएं हैं वो कंटिन्यूसली आ रही हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली हवाएं इंडियन ओशन में आएगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनने वाला है। अगर वहाँ पे एक्सट्रीम हाई प्रेशर जोन बनेगा, दैट मीन्स जो अगर सेंट्रल इंडिया में गर्मियों में जो लो प्रेशर एरिया बनता है या फिर तिब्बतन प्लेटू पे जो लो प्रेशर एरिया बनता है, उस लो प्रेशर एरिया की तरफ को वो हवाएं बड़ी तेजी से मूव करेंगी, और बड़ी तेजी से अगर मूव करेंगी दैट मीन्स कि बहुत सारा पानी लेके जाएंगे, और जो मॉनसून है वो उसकी मूवमेंट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होएगी, बड़ी तेजी से होएगी, बहुत सारा पानी इंडिया में आएगा। ठीक है, अगर वही जो लो प्रेशर एरिया इंडिया में जो बन रहा था, ठीक है, अगर और ऑस्ट्रेलिया में जो बन रहा था, अगर वो अमेरिका में बनता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में पेरुवियन कोस्ट पे बनता है, तो उससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला, ऑस्ट्रेलिया को कोई फायदा नहीं होने वाला, और उस वजह से हमारे यहाँ पे जो मॉनसून है वो वीक होगी। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है एल नीना एंड ला नीना का। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल इतना सही है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक बार लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दी यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में भी यहाँ पर बहुत सारी हवाएं जो हैं इस तरफ को आएंगी। ठीक है, और अगर लो प्रेशर एरिया यहाँ पे बनेगा, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन मानसून, क्योंकि उससे इंडिया की जो मानसून है वो आपकी वीक होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर पहली स्टेटमेंट की मैं बात करूँ, द ला नीना इज द कूल फेज ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि द ला नीना इवेंट हैपन्स व्हेन ओशन सरफेस वाटर कूल्स अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि
ये एल नीनो एंड ला नीना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में होगा, एक टाइम पे उस पे साउथ अमेरिका में होगा, तो उन्हीं जो अलग अलग फेसेस हैं उनको एल नीना या ला नीना कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो हमें करेक्ट देखने को मिलती है, तो जिसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विद रेफरेंस टू द डैम्स एंड रिवर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। डैम और रिवर्स जो हैं इस तरह से इनको क्या करना है, मैच करना है। तो पहला अगर आप देखेंगे, गोबिंद सागर रिजर्वेयर, सतलुज नदी, महाराणा प्रताप सागर, ब्यास रिवर, और उसके बाद चमेरा डैम, आपकी रावी रिवर। तो ये जो तीन हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले जो हमारा है वो गोबिंद सागर रिजर्वायर, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सतलुज नदी पे ही आपको देखने को मिलता है। बड़ा फेमस हमारा एक डैम है जिसको बोलते हैं भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम ये आपका इसी रिवर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भाखड़ा इज इन दी हिमाचल प्रदेश एंड नंगल इज इन दी पंजाब। लोग कई बार मिस्टेक क्या करते हैं कि इसको एक ही डैम कंसीडर करते हैं, बट नहीं, ये अलग है और इनके बीच में गैप भी है 10-11 किलोमीटर के अराउंड का, ठीक है। तो ये आपका डैम है और उसी के आगे आपको नंगल में जो है वो दूसरा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल साथ ही है क्योंकि पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर वहाँ पे साथ पड़ता है। तो ये रिजर्वायर जो है वो आपका इसी डैम की वजह से बना है, क्योंकि भाखड़ा में जब पानी को रोका गया सतलुज नदी को, तो उसकी बैक साइड में जो बहुत सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ, और वही जो पानी इकट्ठा हुआ उसी को वो जो रिजर्वायर बनाया गया उसी को आपका गोबिंद सागर जो है झील या फिर रिजर्वायर आप कह सकते हैं वो बना है, और ये सतलुज नदी पे बना है। सतलुज नदी की अगर मैं बात करूं तो सतलुज नदी जो है वो आपकी तिब्बत में राकस्ताल लेक से निकलती है। राकस्ताल लेक इट इज इन दी नियर बाय टू दी मानसरोवर लेक, और वहां से ये नदी निकलती है। और उसके बाद शिपकीला पास है आपका हिमाचल के अंदर, हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शिपकीला पास है, वहां से ये नदी एंटर करती है इंडिया के अंदर, और फिर उसके बाद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल के, किन्नौर, शिमला, इनसे होते हुए बिलासपुर होते हुए ये अगेन फिर पंजाब में एंटर करती है, और पंजाब के बाद फिर ये बहने के बाद फिर आपका पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो ये रिवर का जो कोर्स है हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें महाराणा प्रताप सागर, ब्यास, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्यास नदी की अगर मैं बात करूं तो ब्यास नदी का जो ओरिजिन है वो आपको रोहतांग पास के आसपास देखने को मिलेगा, वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है और हिमाचल में फ्लो करने के बाद फिर ये आपकी पंजाब के अंदर एंटर कर जाती है। ब्यास नदी का अगर देखा जाए तो ये इंडिया की ही इनलैंड रिवर है, दैट मीन्स ये पाकिस्तान के अंदर नहीं जाती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिमालयन रिवर्स को तो वो ज्यादातर या फिर लगभग सारी जो है आपको पाकिस्तान के अंदर जाती हुई दिखेंगी क्योंकि स्लोप उस तरफ को है, ठीक है। बट ब्यास नदी यस ऑफ कोर्स हिमाचल में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद पंजाब तक ही जाती है, इंडिया वाला पंजाब, और वहीं पे ये खत्म हो जाती है, या फिर दूसरी जो नदी है सतलुज नदी उनमें मिल जाती है। तो ये वाले भी सही है मैचिंग। उसके बाद चमेरा डैम की अगर मैं बात करूं रावी, तो ये भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। रावी नदी की अगर बात करें तो मुल्तान है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहां पे ये ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो वहीं पर ये डैम भी आपको देखने को मिलता है। अगर रिवर्स की बात करूं मैं तो आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए ये ब्यास नदी है, इसी पे आपको ये महाराणा प्रताप सागर भी नजर आ रहा है, यहाँ पे पोंग रिजर्वेयर, इसी को आपका महाराणा प्रताप सागर कहा जाता है। और ये आपकी सतलुज नदी रही, तो सतलुज नदी पर यहाँ पर बिलासपुर में आपको गोविंद सागर जो झील है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आज का जो सेशन था उसके अंदर यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से आपको जो क्वेश्चन थे वो समझ आए होंगे, टॉपिक जो है वो भी समझ में आए होंगे। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप जो आपका एग्ज़ाम है CDS, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है जो कि abhipedia.abhimanyu.com के नाम से है, वहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आप CDS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये डिफेंस सर्विस एग्जाम वाला जो सेक्शन है वहाँ पे CDS एग्जाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं वो सारा आपको ऑप्शन जो है वो अवेलेबल दिख जाएगा। इसमें अगर बात करें जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है, अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। अगर आप यहाँ पे जाएंगे
तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है, कोर्स के अंदर जो टॉपिक वाइज जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आप नंबर सिस्टम को जो है वो वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक है, आप उसे परचेज करना चाहते हैं, सिंपली आप इस कोर्स को भी जो है परचेज कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें या फिर इंटरनल अफेयर्स की बात करें, फिजिक्स, ज्योग्राफी, तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ 20 रुपीज़ में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। तो आप ये कोर्सेज जो हैं सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी जो कोर्सेज़ हैं उनमें या फिर हमारे जो वीडियोस हैं उनमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो समझा पाएँ। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो न्यू अपडेट्स आती हैं वीडियोज़ की वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।